भारत के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े रहे तमाम जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान जो चाहे कहता रहे, लेकिन इस हकीकत को इंटरनेशनल कम्युनिटी कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकती है कि अफगानिस्तान में भारत एक अहम प्लेयर है और आने वाले वक्त में भी बना रहेगा। दरअसल चीन और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की गैर मौजूदगी में वेडनेसडे को दिल्ली में रूस, ईरान और भारत समेत 8 मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिले थे और कुछ जानकारों का कहना है कि इन मुल्कों ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर आम सहमति बनाने में कामयाबी भी हासिल कर ली है। लेकिन रूस की हालत काफ़ी अजीबोगरीब नज़र आ रही है। दरअसल रूस नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या उनकी एक्टिविटीज़ फिर से पनपे और इन ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ सेंट्रल एशिया के मुल्कों में भी फैल जाए। इसलिए रूस अफगानिस्तान के मामले में बढ़ चढ़कर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में किसी भी तरह आतंकवादी हरकत ना शुरू हो, ये रूस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और साथ में सरदर्द वाला सवाल भी बना हुआ है। अफगानिस्तान में हो रही एक्टिविटीज को देखते हुए रूस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर निकोलाई पी पेट्रूशेव का ये तीसरा भारत का दौरा था। स्ट्रैटेजिकल मामलों के जानकार मानते हैं कि रूस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर निकोलाई पी पेट्रूशेव के 3 महीनों में 3 दौरे खुद इशारा करते हैं कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भारत और रूस के लिए बराबर के फिक्रमंद होने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान को लेकर भारत और रूस की फिक्रें अलग अलग हैं। जानकारों के मुताबिक रूस की फिक्र सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एशिया तक ही लिमिटेड है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तालिबान की सत्ता इंक्लूसिव यानी समावेशी है या नहीं। मतलब जहां रूस को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों से कोई लेना देना नहीं है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए वहां के अंदरूनी मामले बहुत ही अहम हैं, क्योंकि भारत ने लंबे अरसे तक अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन यानी उसे फिर से बनाने के लिए काफ़ी काम किया और नया पार्लियामेंट बनाने से लेकर वहां कई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए, जिनमें काफ़ी रकम भारत ने लगाई हुई है। लेकिन रूस दोनों तरफ अपने लिए पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज यानी संभावनाएं तलाश कर रहा है। रूस देख रहा है कि वो इस सियासी तमाशे में भारत, ईरान और सेंट्रल एशिया के मुल्कों के साथ चले या फिर चीन और पाकिस्तान के साथ। रूस के रुख से साफ इशारा मिल रहा है कि अफगानिस्तान को लेकर चीन भी पूरी तरह से पाकिस्तान पर डिपेंडेंट दिख रहा है। इसलिए रूस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान की तरफ से बुलाई गई बैठक में भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि रूस भी इस अफगानिस्तान को लेकर सियासी तमाशे में अपना हर दरवाजा खुला रखना चाहता है। तो दोस्तों, दिल्ली में रूस, ईरान और भारत समेत 8 मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर आम सहमति बनाते हुए एक ज्वाइंट बयान जारी किया था। लेकिन रूस ने अब उससे अलग हटकर अपना एक और बयान भी जारी किया है, जिसने भारत को काफी अनकंफर्टेबल कर दिया है। क्यों और कैसे बताऊंगी आगे, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेडनेसडे को दिल्ली में हुई रूस, ईरान और भारत समेत 8 मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बैठक सेंट्रल एशिया के मुल्कों के लिए बहुत अहम मानी जा रही थी, क्योंकि इनमें से 2 मुल्कों को छोड़कर बाकी के सेंट्रल एशियाई मुल्कों की सरहद अफगानिस्तान से लगती है। इसलिए अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा सीधा असर इन मुल्कों पर पड़ रहा है। ईरान के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जिसे ना सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है, बल्कि अफगानिस्तान से पलायन कर रहे लोगों ने भी उसकी फिक्र को बढ़ा रखा है। आपको बता दूं कि चीन और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की गैर मौजूदगी में हुई इस दिल्ली डायलॉग के बाद साझा बयान जारी किया गया था
और उसमें कहा गया है कि तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान में रह रहे औरतों, बच्चों और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन ना होने देने को लेकर एश्योर करें। प्रपोजल में यह भी कहा गया है कि तालिबान को यह भी एश्योर करना चाहिए कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए ना किया जाए। लेकिन अहम बात यह है कि दिल्ली डायलॉग के बाद जिन मुद्दों को लेकर इन मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने सहमति जताई और जो साझा बयान जारी किया था, रूस ने उससे अब अपने आप को अलग हटकर एक अलग ही बयान जारी किया है, जिसने भारत को काफी अनकंफर्टेबल कर दिया है। दरअसल रूस की तरफ से इसमें कई बदलाव किए गए हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली डायलॉग में अफगान औरतों, बच्चों और माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के बुनियादी हक की बात लिखी गई। वहीं रूस ने अब अपने अलग से जारी किए गए बयान में फंडामेंटल यानी बुनियादी वर्ड को ही हटा दिया है। रूस के बयान में न सिर्फ राइट्स यानी हक वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि हनन शब्द को भी हटा दिया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि उस लाइन को भी हटा दिया गया जिसमें अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए नहीं किया जाएगा लिखा गया था। वहीं दिल्ली डायलॉग की चर्चा के दौरान रूस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर निकोलाई पी पेट्रूशेव ने मॉस्को फॉर्मेट की अहमियत पर बात करते हुए 20 अक्टूबर को पास प्रपोजल को संजीदगी से लेने का सुझाव भी दिया। इस प्रपोजल में कहा गया है कि चर्चा में शामिल मुल्कों और इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान की नई हकीकत को ध्यान में रखे, बावजूद इसके कि वहां सत्ता पर अब कौन बैठा है। यहां पर यह जानना अहम है कि भारत ने मॉस्को फॉर्मेट के प्रपोजल से खुद को अलग रखना ही बेहतर समझा था और अभी तक उस पर कोई बयान भी नहीं दिया है। जबकि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन यानी टूटने के बाद अब रूस की अफगानिस्तान से कोई सरहद नहीं लगती है, लेकिन सेंट्रल एशिया के हालात रूस पर सीधे तौर से असर डालते हैं। दिल्ली डायलॉग में सेंटर एशिया के 2 ऐसे मुल्क भी शामिल थे जिनकी सरहदें अफगानिस्तान के साथ नहीं हैं, लेकिन वहां के हालात को लेकर उनकी फिक्र भी काफी बढ़ी हुई है। ये दोनों मुल्क हैं किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। वहीं दिल्ली डायलॉग पर रूस की तरफ से बदला हुआ बयान जारी करने को लेकर भारत ने अभी तक कोई जवाब या बयान जारी नहीं किया है। हालांकि डिप्लोमेटिक हलकों में रूस के इस कदम को बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। जानकार कहते हैं कि अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर रूस पहले जितना एक्साइटेड और जोश में था उतना अब नहीं दिख रहा है, इसलिए वो अपनी पोजीशन को बैलेंस रखना चाहता है। दूसरी तरफ जानकारों के मुताबिक कुछ मुद्दे सभी मुल्कों के लिए काफी संजीदा हैं, जैसे नशीले मटेरियल और हथियारों की तस्करी, कंजर्वेटिज्म, टेररिज्म और सियासी इनस्टेबिलिटी। लेकिन दूसरी तरफ जानकार ये भी मानते हैं कि भारत के लिए ज्यादा फिक्र की बात इसलिए भी है क्योंकि भारत के जम्मू और कश्मीर के इलाके में एक्टिव कई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के कॉन्टैक्ट्स तालिबान से रहे हैं और अब भी हैं। वैसे कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो तालिबान को लेकर मौजूदा वक्त में रूस का किरदार किसी शादी में उस करीबी रिश्तेदार के जैसा हो गया है, जिसकी रिश्तेदारी एक तरफ लड़के के घर वालों के साथ भी है और उतनी ही नाजुक जुड़ाव उसका लड़की के खानदान के साथ भी है। यानी रूस बेचारा दोनों तरफ बैलेंस बनाए रखने की कोशिश में लगा हुआ है। फिलहाल रूस सियासी रिश्तेदारों के बीच फंसा महसूस कर रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है कि भारत, ईरान और सेंट्रल एशिया के मुल्कों के साथ चले या फिर चीन और पाकिस्तान के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे।
और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।